चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्क्रीन शो हो रही है। यस सर। तो हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोलेशन ऑफ आईबीए। ठीक है, सॉरी आईबी बीजीए है। ठीक है, आईबी लिखा गया है बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी फ्रॉम सॉइल एंड फ्रॉम वाटर। ओके, हम सॉइल से और वाटर से हम आइसोलेशन करेंगे इसका ब्लू ग्रीन एल्गी का। तो हम लोग किस प्रकार से उसको आइसोलेट करेंगे, हम लोग ये आज इस सेशन में लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो भी हमारा कंटेंट है। ठीक है, हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे आज के चैप्टर में। तो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, अलगी का क्या इंट्रोडक्शन है, अलगी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे उसकी हैबिट के बारे में, उसकी आवाज के बारे में, जनरल मेथड्स पढ़ेंगे हम लोग, माइक्रो मैनिपुलेशन, स्टिक प्लेटिंग मेथड एंड स्प्रेइंग। तो ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये लोग हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने मेथड्स ऑफ आइसोलेशन हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें हम लोग ये पढ़ चुके थे कि ये आइसोलेशन के मेथड्स थे। ठीक है, हम लोग केवल आइसोलेशन कैसे करते हैं तो उसको देखेंगे। मटेरियल क्या रिक्वायरमेंट होती है आइसोलेशन के लिए वो लोग हम डिस्कस करेंगे। आइसोलेशन ऑफ एल्गी फ्रॉम सॉइल। ठीक है, तो हम एल्गी का आइसोलेशन करेंगे सॉइल से, और आइसोलेशन ऑफ एल्गी फ्रॉम दी वाटर। ठीक है, तो हम लोग आइसोलेशन एल्गी का हम लोग आइसोलेशन करेंगे वाटर से। ठीक है, तो दो मेथड्स, दो तरीकों से हम लोग आइसोलेशन करेंगे है ना। एक सॉइल से हम लोग आइसोलेशन करेंगे एल्गी का, और एक वाटर से करेंगे। तो कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे है ना। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि थोड़ा सा अलगी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलगी क्या होती है और क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्यों हम इसको आइसोलेशन करते हैं। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन। The algae belong to the kingdom Protista and domain Eukaryota. ओके, आप सब जानते हैं कि जो एल्गी है ना वो प्रोटिस्टा किंगडम में आती है। ठीक है, जगत जिसको हम लोग बोलते हैं। आपको पता होगा कि जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी। ये 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन जो दिया है विटेकर ने ना, उसमें से जो एल्गी जो आती है वो प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आती है। और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में अगर हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसकी हम बात करें तो जो अलगी है वो किस में आती है, यूकैरियोट्स में आती है या प्रोकैरियोट्स में आती है। ठीक है, तो अलगी किस में आती है, यूकैरियोट्स में आती है। ठीक है, they may be microscopic or macroscopic ranging from unicellular to multicellular form। ठीक है, तो जो एल्गी होती है वो कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है या मैक्रोस्कोपिक, यानी बहुत छोटी होती है या फिर बड़ी भी होती है। ठीक है, और इसका जो ये जो रेंज होती है मतलब ये एक यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। ठीक है, मतलब एक कोशिकी या बहुकोशिकी दोनों रूप में पाई जाती है। ठीक है, एक कोशिकी से लेके बहुकोशिकी भी ये पाई जाती है, मतलब एक कोशिकी भी होती है, बहुकोशिकी भी होती है, माइक्रोस्कोपिक भी होती है, मैक्रोस्कोपिक होती है। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटी बहुत सूक्ष्म होती है, और मैक्रोस्कोपिक मतलब थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, तो मतलब दोनों आपको पता होगा कि मोर देन 1 मीटर से बड़ी एल्गी भी होती है। ठीक है, तो एल्गी मतलब बहुत छोटी से लेकर बहुत बड़ी भी होती है। ठीक है, सॉइल देयर आर एटलीस्ट 20,000 आइडेंटिफाइड स्पेसीज ऑफ एल्गी। एल्गी की 25 से ज्यादा, कम से कम इतनी 20,000 स्पेसीज की नॉन में है, आइडेंटिफाई कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, सॉइल एंड वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज फॉर द आइसोलेशन ऑफ एल्गी। ठीक है, क्योंकि जो एल्गी होती है मोस्ट ऑफ सॉइल और वाटर के अंदर ही पाई जाती है, इसलिए हमको अगर आइसोलेशन करना है तो हम एल्गी को सॉइल से और सॉइल और वाटर से हम लोग आसानी से उसको आइसोलेट कर सकते हैं। ओके, ड्यू टू here due to their high capacity for morphological and physiological adaptation to different environment, both algae often act as pioneer microorganism in terrestrial ecosystem and aquatic system। ठीक है, तो क्या है कि इसकी मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ज्यादा होने की वजह से, इसकी कैपेसिटी हाई होने की वजह से, यानी ये डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट में ये क्या करती है, एडॉप्ट हो जाती है, अपने आप को ढाल लेती है ना। इसलिए अलगी का जो है जो अलगी का जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है ना, अलगी मतलब जो है वो टेरेस्ट्रियल मतलब भूमि से रिलेटेड, मतलब भूमि पर पाई जाती है और जल में भी पाई जाती है, क्योंकि इसकी इसका जो आवास है वो काफी बड़ा है। ठीक है,
मतलब ये पानी में भी रह सकती है, ये जमीन पर भी रह सकती है, ये एयर के अंदर भी रह सकती है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी हाई कैपेसिटी है, इसकी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन काफी ज्यादा है इसका, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में ये क्या कर सकती है, रह सकती है, ठीक है। और मोस्टली ये क्या करती है, दोनों तरीके से, मतलब टेरेस्ट्रियल भी होती है काफी अच्छी, और एक्वेटिक इकोसिस्टम, दोनों प्रकार के इसके जो इकोसिस्टम होते हैं उसमें अच्छे प्रकार से सर्वाइव करती है। सेवरल मेथड्स एंड बेसिक कल्चर मीडिया आर डेवलप्ड इन द लेट 18 एंड अर्ली 19, ओके। मतलब इसको आइसोलेट करने के लिए बहुत सारे मीडिया बनाए गए हैं। तो कब बनाए गए, लेट 18 एंड अर्ली 19, है ना, यानी 1900 के स्टार्टिंग में और 1800 के आखिरी में बहुत सारे कल्चर मीडिया आइसोलेशन के लिए बनाए गए, ठीक है। ओवर अ सेंचुरी अगो algae were first studied in cultured by Bijanzik in 1980 and he was the first person to work with एक्जेनिक कल्चर, ठीक है। मतलब जो बिजेनिंग नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने 1890 में क्या किया, सबसे पहला स्टडी की कल्चर की स्टडी इन कल्चर बाय बिजेनिक इन 1890, मतलब बिजेनिक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसकी स्टडी कल्चर करके इसकी स्टडी की, ठीक है। फिर आगे 1946 में प्रिंगसियम नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सजेस्ट किया कि जो हमारा सुटेबल कल्चर जो सिलेक्शन हम करते हैं, ठीक है, तो वो कल्चर मीडिया में हम आसानी से एल्गी को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। In 1946 suggested that the selection of suitable culture media for isolation of algae, ठीक है। एक suitable culture media के में हम लोग क्या कर सकते हैं, algae का सक्सेसफुली हम लोग आइसोलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये बताया था बिजेनिक, ठीक है। अब कुछ हैबिट्स की हम लोग बात करते हैं, क्या हैबिट होती है, या आवास कौन कौन से होते हैं एल्गी के, किस प्रकार से एल्गी किन किन वातावरण में रह सकती है, किन किन हैबिट्स में वो रह सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तीन प्रकार के जो मेजर हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो है एरियल और टेरेस्ट्रियल एल्गी। सेकंड टाइप की जो एल्गी होती है वो एक्वेटिक एल्गी होती है। और थर्ड टाइप की जो एल्गी होती है वो अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब असामान्य कंडीशन में भी वो रह सकती है, ठीक है। अब हम लोग पहला डिस्कस करते हैं जो एरियल या टेरेस्ट्रियल एल्गी है, वो भी दो प्रकार में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, वो भी दो प्रकार की पाई जाती है, एक सॉइल एल्गी होती है और एक एपिफाइटिक एल्गी होती है, ठीक है। सॉइल एल्गी का मतलब क्या होता है कि जो सॉइल के अंदर रहती है, देखिए वो सॉइल एल्गी कहलाती है। एपिफाइटिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी एल्गी जो जो शायद अपने एयर में रहती है, मतलब ऐसे एपिफाइटिक का मतलब होता है कि जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर, प्लांट की सरफेस के ऊपर सरवाइव करती है, बट प्लांट से न्यूट्रिएंट और एयर वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती, बस केवल उसके ऊपर एज अ सरवाइव करने के लिए रहती है। और उसके ऊपर जो जो उस प्लांट के द्वारा जो कलेक्ट किया गया सॉइल, जो कलेक्ट किया गया जो वाटर होता है, उसको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके अपने न्यूट्रिएंट के लिए लेते हैं, बट प्लांट से नहीं लेते हैं। प्लांट के द्वारा कलेक्ट किया गया वाटर और एनवायरनमेंट से एयर लेते हैं, और प्लांट के द्वारा कलेक्ट किया गया वाटर ये अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, बट प्लांट से किसी प्रकार को प्लांट को कोई हानि नहीं पहुंचाते। तो इस प्रकार की एल्गी को हम लोग बोलते हैं एपिफाइटिक एल्गी, ठीक है। एक होती है सॉइल एल्गी, तो सॉइल एल्गी की सॉइल के अंदर रहती है। एपिफाइटिक जो एल्गी होती है वो हम लोग उसको एरियल एल्गी बोलते हैं, है ना। एरियल मतलब जो एयर के अंदर रहती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सॉइल की देखो हमारे पास जो एल्गी का जो टाइप है, एरियल और टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल तो मतलब क्या होता है, जो भूमि से संबंधित होता है, जो भूमि पर पाया जाने वाला होता है उसको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, ठीक है। एरियल मतलब जो जमीन से ऊपर, तो ये क्या करते हैं, एपिफाइटिक एल्गी जो होती है वो क्या करती है, प्लांट की बॉडी के ऊपर सर्वाइव करती है, ठीक है। बट प्लांट को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाती है, और न ही प्लांट से कोई न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ये अपना न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट से लेते हैं, और प्लांट पर जो पानी की बूंदें जो जमा हो जाती है उसको ये लोग क्या करते हैं, आप कुछ उपयोग में लेते हैं, ठीक है। दूसरी प्रकार की जो एल्गी होती है वो उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक। तो आप सबको पता है एक्वेटिक एल्गी मतलब जल में रहने वाली एल्गी, ठीक है। तो कुछ आपको पता है कि एल्गी मोस्ट ऑफ तो जल में रहती है ना। आपने देखा होगा जो काई जिसको हम लोग बोलते हैं, हरी हरी जो आपको दिखती होगी, पानी जहाँ पे बहुत समय तक जमा हो जाता है वहाँ पर आपने ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना, जिसको हम लोग काई बोलते हैं। आप लोगों ने सबने सुना होगा काई के बारे में, ठीक है। इसको हम हमारी भाषा में हिंदी में काई बोलते हैं, बट
इंग्लिश में हम लोग उसको अलगी बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर में स्पेशली अलगी रहती है, तो दो प्रकार के वाटर में रहती है, एक तो रनिंग वाटर में भी रहती है और एक ठहरे हुए पानी में, है ना। और दूसरा जो है मेरीन वाटर, ठीक है, जो फ्रेश वाटर में रनिंग वाटर आ जाएगा, और स्टील वाटर, स्टील मतलब जो ठहरा हुआ होता है, ठीक है। और मेराइन मतलब जो समुद्र का जल होता है, उसमें भी अलगी पाई जाती है, ठीक है। समुद्र का जल खारा होता है बट फिर भी वहां पर भी पाई जाती है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर, सॉरी, फ्रेश वाटर अलगी और मेराइन वाटर अलगी, ठीक है। फ्रेश वाटर में स्टील वाटर में भी रहती है, यानी ठहरे हुए पानी में भी अलगी रहती है, और रनिंग वाटर में भी अलगी रहती है, ठीक है। एक होती है अनयूजुअल अलगी। अनयूजुअल अलगी का मतलब होता है कि जो असामान्य परिस्थितियों में भी रह सकती है, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में तो रहती है, बट कुछ असामान्य परिस्थितियां होती है उसमें भी रह सकती है, जैसे थर्मोफाइट्स। तो थर्मोफाइट्स एल्गी का मतलब होता है कि ऐसे ये एल्गी ऐसी होती है जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करती है, ठीक है। तो थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर या उष्मा, ठीक है। और फाइटी मतलब इस प्रकार का प्लांट या एल्गी होती है जो उसमें उस प्रकार के एनवायरमेंट में रहती है। एक होती है क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स का मतलब होता है कि क्रायो मतलब होता है, एक क्रायो वर्ड होता, टर्म होता है जिसको हम लोग ठंडे से रिलेट करते हैं, कोल्ड से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो क्रायोफाइट्स का मतलब होता है कि इस प्रकार की एल्गी जो फ्रॉस्ट और कोल्ड सिचुएशन में रह सकती है, अपने आप में सर्वाइव करती है, कर सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रायोफाइट्स। एक होती है हेलोफाइट्स, ठीक है। तो हेलोफाइट्स एल्गी का मतलब होता है कि जो सलाइन कंडीशन में रह सकती है, सलाइन वाटर में या सलाइन सॉइल में रह सकती है। मतलब सलाइन का मतलब क्या होता है, साल्ट कंडीशन में, लवणी कंडीशन में ऐसी एल्गी जो लवणी कंडीशन में भी रह सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं हेलोफाइट्स। एक होती है लिथोफाइट्स या बेंथिक। तो ये ऐसी एल्गी होती है जो रॉक्स पर जीवित रहती है, चट्टानों के ऊपर उगने वाली जो एल्गी होती है उसको हम लोग बोलते हैं लिथोफाइट्स, ठीक है। और एक होती है सिम्बायोट्स। सिम्बायोट्स आपको पता होगा कि जो एक दूसरे के एसोसिएशन में बढ़ती है, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो अलगी प्लांट के साथ भी एसोसिएशन करती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और एनिमल्स के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये क्या करती है, सर्वाइव करती है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके जो हैबिट्स, तो आपको पता ही बताई दी मैंने कि पॉन्ड वाटर में भी रहती है, वेस्ट वाटर में भी रहती है, ठीक है। Algae are found in a wide range of habitats. A good general description of the habitats is given by around in 1981, ठीक है। तो वैसे तो एल्गी बहुत बड़े हैबिट्स में, इसका जो हैबिट की रेंज है बहुत बड़ी है, फिर भी एक जनरल डिस्कशन दिया है उसकी हैबिट का 1981 में। राउंड नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। इन मोस्ट केसेस द स्पेसिफिक composition in each habitat is quite unique, so it is advisable to isolate microalgae from as many as possible to enhance the changes of finding species with useful characteristics, okay। तो ये जनरल देखा गया है कि इसके बहुत ज्यादा हैबिट्स होते हैं, बहुत ज्यादा रहने के स्थान होते हैं, है ना। इसलिए हम ये एडवाइस दी जाती है कि जब हम आइसोलेशन करते हैं एल्गी का, तो हमें ये ध्यान रखना है कि माइक्रो एल्गी का हमको क्या करना है, मतलब छोटी वाली एल्गी का हमको आइसोलेशन करना है, क्योंकि ये क्या करती है, ये यूजफुल, इस प्रकार की एल्गी में यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आइसोलेशन में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा सरफेस ऑफ रॉक्स एंड फ्रेश वाटर में, जैसे हमने बताया आपको कि फ्रेश वाटर में भी रहती है एल्गी, इसके अलावा रॉक्स के अंदर, रॉक की सरफेस पर भी रहती है, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया प्लांट की सरफेस पर भी रह सकती है, ठीक है। मेराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में, पॉन्ड वाटर में, वेस्ट वाटर में, ठीक है। ये सारे हैबिट है एल्गी के, है ना। एल्गी आर प्रोबेबली बेस्ट नोन एज द dominant plant in most aquatic habitats, both fresh and marine water. While one generally think of algae as aquatic organism, many are in fact adapted to living in dry terrestrial habits, including soil, the surface of rocks, even in desert sand. ठीक है। तो इसके अलावा जो बात हमने की, जैसे मेराइन वाटर में रहती है, फ्रेश वाटर में रहती है एल्गी, ठीक है, रॉक्स पर रहती है। इसके अलावा भूमि पर भी एल्गी रहती है। उसके अलावा जैसे भूमि पर हम बात करें, ठीक है, जैसे हमने जैसे वेस्ट वाटर की बात करी, मैराइन वाटर की बात करी, मतलब वाटर भी में भी अलग अलग प्रकार के वाटर में एल्गी रहती है। फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी की हम बात करें, मतलब जो भूमि पर रहने वाली एल्गी, वो भी अलग, भूमि पर भी अलग अलग स्थानों पर वो पाई जाती है, जैसे मान लो रॉक्स पर पाई जाती है ना। इसके अलावा डेजर्ट से जो रेगिस्तानी जगह होती है वहां पर भी एल्गी पाई जा सकती है, ठीक है। तो सॉइल के अंदर तो पाई जाती है। इस प्रकार से सॉइल पर भी अलग अलग उसके आवास आवास स्थान होते हैं,
और सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर भी इसके अलग अलग क्या होते हैं कि अलग स्थान होते हैं, ठीक है। मोस्ट सॉइल टाइप कंटेन रिच कम्युनिटीज ऑफ एल्गी स्पीशीज, ठीक है। तो सॉइल के अंदर ज्यादा एल्गी पाई जाती है। चलिए इसके बाद हम लोग, अब हमारा अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ था आइसोलेशन, अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ था हमारा कि एल्गी के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया कि एल्गी क्या होती है, एल्गी के क्या हैबिट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर एल्गी रहती है, ठीक है। अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि एल्गी को हम लोग आइसोलेट कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग एल्गी को आइसोलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइसोलेशन ऑफ एल्गी फ्रॉम सॉइल एंड वाटर, किस प्रकार से हम वाटर के अंदर से और सॉइल के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, एल्गी को आइसोलेट करेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे, वन बाय वन हम लोग दोनों समझेंगे, ठीक है। क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट होते हैं एल्गी की, जब हम लोग उसको आइसोलेट करेंगे तो, ठीक है। वैसे आपको पता ही है, हम लोग पहले पढ़ चुके थे, तो फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं ना। नेचुरल सैंपल लगेगा, जो भी वाटर का सैंपल हो चाहे सॉइल का सैंपल हो। कल्चर मीडिया, जिसके अंदर हम उसको कल्चर करके उसको ग्रो कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा तो कल्चर मीडिया में कुछ वैज्ञानिकों की, जैसे बेनेक्स मीडिया है, चुक्स मीडिया है, ठीक है। इस प्रकार के साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मीडिया दिए हैं। स्टेराइल कोनिकल फ्लास्क फिर लगेगा हमको, स्टेराइल टेस्ट ट्यूब लगेगी, फिर स्टेराइल पिपेट्स लगेंगे, डिस्टिल वाटर लगेगा हमको, ठीक है। बंसन बर्नर हमको यूज में रहेगा, ग्रोथ चेंबर जिसमें हम लोग ग्रोथ करेंगे या जिसको हम इंक्यूबेट करेंगे, लाइट ऑफ सुटेबल इंटेंसिटी, ठीक है। तो एक सुटेबल इंटेंसिटी का लाइट भी हमें रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ बेनेक्स ब्रोथ मीडिया, ठीक है। बेनेक्स एक वैज्ञानिक ने अपना ब्रोथ मीडिया दिया है, तो उसमें क्या क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। आयरन क्लोराइड है, ठीक है। पीएच 6.5 है, और डिस्टिल वाटर 100 ml 1000 ml, ठीक है। तो ये हम लोग सब मिक्स करके इसका एक स्टॉक सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे, ठीक है। फिर अनदर जो चूक्स मीडिया है उसका, उसमें क्या क्या है, तो पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम अपना ये क्लोराइड है, सॉरी कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम सिलिकेट है, फेरिक साइट्रेट है। इनकी अलग अलग मात्रा दी गई है, ठीक है। इसके अलावा साइट्रिक एसिड है, 4 to 5 ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट जिनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, ठीक है। तो वैसे 4 से 5 एलिमेंट होते हैं जिनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, उसको हम लोग 1 ml में लेते हैं, ठीक है। डिस्टिल वाटर का अनदर हम लोग लेते हैं 1000 ml। इन सबको मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, एक स्टॉक हम लोग क्या करते हैं, मीडिया तैयार करते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम एल्गी फ्रॉम सॉइल बाय सीरियल डाइल्यूशन मेथड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एल्गी का हम लोग सॉइल से आइसोलेशन पढ़ेंगे बाय दी सीरियल डाइल्यूशन मेथड, ठीक है। हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोग सीरियल डाइल्यूशन से पढ़ेंगे, क्योंकि ये लिक्विड कंडीशन है, या लिक्विड में हम लोग आसानी से इसको मिक्स कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सीरियल डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग किस प्रकार से कलेक्शन हम लोग करेंगे सैंपल का, हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। Representative randomized surface soil samples are collected from 8 to 10 spots from 0.5 hectare area after removing upper 1 centimeter soil crust, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा सोइल का सैंपल है वो हम 0.5 हेक्टेयर यानी आधे हेक्टेयर जमीन से हम लोग क्या करेंगे, रेंडमाइज का मतलब होता है कि अलग अलग जगह से, ठीक है। किसी भी सीरीज में नहीं होना चाहिए रेंडमाइज, मतलब कभी हमने इस भाग से ले लिया, कभी उस भाग से ले लिया, मतलब जो भी एक जिगजैग तरीके से हम लोग लेंगे, है ना। जिगजैग तरीके से मतलब कहीं पर भी कहीं से भी सोइल का सैंपल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे हम 8 से 10 जगह पर से हम लोग सोइल का सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सोइल का सैंपल हम लोग कैसे कलेक्ट करेंगे, ऊपर की जो क्रस्ट होती है या जो ऊपर का सरफेस होती है उसको हम 1 सेंटीमीटर रिमूव करेंगे। 1 सेंटीमीटर रिमूव करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, फिर उसका सैंपल हम कलेक्ट करेंगे। ऊपर की टॉप साइड को हम लोग रिमूव कर देंगे, कब कैसे, कितनी गहराई में रिमूव करना है, 1 सेंटीमीटर हम लोग क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, ठीक है। द सैंपल आर ड्राइड powder and cooled, and about 100 gram is preserved in polythene bag for the isolation purpose after thawing machine, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इन सब जगह से हम लोग क्या करेंगे, सॉइल को कलेक्ट कर लेंगे, उसको सुखाएंगे, उसको पाउडर बनाएंगे, और क्या करेंगे उसमें से केवल, और सबको अच्छे से सारी जगह का मिक्स हम लोग कर लेंगे, और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें से 100 ग्राम हम लोग क्या करेंगे, सॉइल सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। उसको अच्छी जो हमारे पास पॉलीथीन होती है, उस पॉलीथीन में हम लोग क्या करेंगे, भर के हम लोग ले आएंगे,
फिर हम लोग जाएंगे लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी हम लोग सोइल का सैंपल कर, ये तो फील्ड करके हम लोग खेत पे जाके या हमारी जो भी फील्ड होती है उस पे जाके हम लोग सोइल कलेक्ट करते हैं। फिर वहां से हम लोग क्या करते हैं, सोइल को लेके आते हैं। तो 100 ग्राम सोइल लेके आते हैं वहां से, और हम लोग केवल जो यूज करेंगे स्टॉक सोल्यूशन जो बनाएंगे वो तो फिर 1 ग्राम सोइल के ही बनाएंगे, पर फिर भी ये फर्दर आगे काम आते हैं हमारा, इसलिए हम लोग उसको रख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से सोइल का सैंपल कलेक्ट करते हैं ये मैंने आपको बताया है ना, आइसोलेशन के पर्पज से हम लोग किस प्रकार से सोइल का कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड होगी सोइल कलेक्शन की, सैंपल कलेक्शन की होगी। अब हम आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको आगे प्रोसीजर को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। मेथड्स, कलेक्शन ऑन नेचुरल सैंपल सॉइल एंड वेट इट फॉर 1 ग्राम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल सैंपल जो हमने कलेक्ट किया है वो हम लोग लेंगे, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, अगेन उसका वेट करेंगे, उसमें से हम ओनली 1 ग्राम सॉइल को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे, उसका वजन करेंगे। देन ऑल टेक sterilized test tubes are named labeled as 1, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे 8 ट्यूब तक हम 10 8 से लेकर 10 ट्यूब तक हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, 10 ट्यूब्स लेंगे जो स्टेलाइज होगी, यानी जीवाणु रहित हम लोग टेस्ट ट्यूब लेंगे, 10 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उनको हम लेबल करेंगे। लेबल कैसे करेंगे, ट्यूब नंबर 1 या 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, ऐसा करके हम लोग उसको लेबल करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेबल करने के बाद में 1 ग्राम का हम लोग स्टॉक सोल्यूशन बनाएंगे। जैसे हम लोग 1 ग्राम सॉइल लेंगे और पहले वाली टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, 9 ml डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, और 1 ग्राम हम लोग क्या करेंगे, सॉइल सैंपल लेंगे, और उस ट्यूब के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे दोनों को, मतलब 9 ml वाटर, 1 ग्राम सॉइल, दोनों को मिला के अच्छा मिक्स करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें जो भी हमने 10 या 8 टेस्ट ट्यूब ली है, उन 10 या 8 टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, सभी में 9 ml डिस्टिल्ड वाटर हम लोग क्या करेंगे, लेंगे, पिपेट की सहायता से सबको फिल कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 1 स्टॉक सॉल्यूशन है जिसमें हमने 1 ग्राम सॉइल एंड 9 ml वाटर हमने लिया है, उसमें से 1 ml सैंपल निकालेंगे और हम 10 फर्स्ट ट्यूब में डालेंगे, जिसको मैं नाम दिया 10 टू द पावर 1, उसमें डालेंगे। फिर उसमें से आइसोलेट करके हम लोग डालेंगे 10 टू द पावर सेकंड वाले में, फिर थर्ड में डालेंगे वही 0.1 ml, फिर उसको मिलाएंगे, फिर चौथी से पांचवी ट्यूब में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, फिर उसको मिलाएंगे, फिर पांचवी छठी में करेंगे ट्रांसफर 1 ml, ऐसा करके 1 ml करके हम लोग क्या करेंगे, 8 से लेकर 10 ट्यूब तक हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, करेंगे उसमें से हम लोग 0.1 ml सिंपल निकालेंगे और प्लेटिंग करेंगे। हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इस बारे में। आइसोलेशन ऑफ algae फ्रॉम सॉइल बाय सीरियल डाइल्यूशन मेथड, नाउ स्पेशली aseptically add 1 gram of soil sample to first tube 10 to the power 1 and mix gently, ठीक है। Then using aseptic technique 9 ml of distilled water into each of 10 test tube with sterilized do 10 ml pipette for different डाइल्यूशन, ठीक है। मतलब जो भी हम लोग सामग्री इसमें यूज करते हैं, जैसे प्रिपेयर करते हैं, टेस्ट ट्यूब करते हैं, ये सारी क्या होनी चाहिए, स्टरलाइज होनी चाहिए, जीवाणु रहित होना चाहिए, ठीक है। रिपीट दिस प्रोसीजर फॉर द रिमेनिंग ट्यूब्स, ये जैसे हमने 1 ग्राम सैंपल लिया फर्स्ट ट्यूब में, तो इसी प्रकार से हम लोग इसको रिपीट करते हैं और 10 ट्यूब में 8 ट्यूब हम लोग करते हैं। टेक 1 ml ऑफ 10 to the 1 dilution and add to the next test tube 10 to the 10 to the power minus 2, mix gently. Then check Benex broth media or Chooks media is prepared different dilution in separate conical flask and sterilized at 15 lbs and 121 degree Celsius for 15 to 20 minutes. तो हम क्या करते हैं, ये सीरियल डाइल्यूशन करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मीडिया प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। मीडिया जो मैं हम लोग बताया था, मीडिया प्रिपेयर करने के हम लोग किस प्रकार से मीडिया प्रिपेयर करते हैं, जो भी अभी पिछली स्लाइड में हम लोगों ने जो मीडिया प्रिपेयर की जो सामग्री पड़ी थी, जो मटेरियल पड़ा था हमने, वो सारा जो हमारे पास जो भी हमारे पास न्यूट्रिएंट थे, है ना, वो हम लोग क्या करते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं, 1000 ml पानी में मिक्स करते हैं, उसको हम लोग जनरली पूरा अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 121 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्या करते हैं, उसको मीडिया उसको हम इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं। 15 LBS पर हम उसका जो ये प्रेशर होता है, उस प्रेशर पर हम लोग रखते हैं, है ना, और 10-15 से लेकर 20 मिनट तक रखते हैं, जिससे कि ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है और हमारा जो मीडिया होता है वो तैयार हो जाता है। इसके बाद हम उसको पेट्री में पोर करते हैं, ठीक है। आफ्टर स्टरलाइजेशन कूल द मीडिया एंड एड 1 ml ऑफ स्टीरिली डाइल्यूटेड सॉइल सैंपल ऑफ टू डिफरेंट कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो ये जो हमने डिफरेंट कोनिकल फ्लास्क में हम लोगों ने जो मीडिया प्रिपेयर किया है, अभी हमने जो मीडिया प्रिपेयर किया वो कोनिकल फ्लास्क में किया, कोनिकल फ्लास्क में मीडिया प्रिपेयर कर सकते हैं
ठीक है। या फिर कोनिकल फ्लास्क में भी हम लोग आइसोलेशन कर सकते हैं, या फिर हम लोग पेट्री डिश में भी हम आइसोलेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो कोनिकल फ्लास्क वर इंक्यूबेटेड इन ए ग्रोथ illuminated chamber under suitable temperature for 15 to 20 days after incubation period. Observe the flask for growth of algae. ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं 0.1 ml का या 1 ml क्या करते हैं सैंपल लेते हैं सॉइल से, जो हम लोगों ने लिया था टेस्ट ट्यूब, जो लास्ट वाली टेस्ट ट्यूब होती है उनसे हम लोग लेते हैं और क्या करते हैं कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग रख देते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं। तो इसमें लोगों को 15 से 20 दिन के लिए रखा है। ठीक है। उसके बाद हम उसको आइसोलेट उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल वाटर से। तो इसमें कुछ भी डिफरेंट मेथड नहीं है, सब कुछ सेम है, केवल अब हमारे पास जो सैंपल है वो केवल वाटर का है। सॉइल की जगह हमारे पास अब जो सैंपल है वो किसका है, वाटर का। ठीक है। तो इसमें हम लोग सेम करेंगे, कलेक्ट नेचुरल सैंपल वाटर 1 ml का हम लोग वाटर सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है। वाटर फिर हम लोग ला सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकता है, ठीक है, रेनिंग वाटर हो सकता है, वेस्ट वाटर होता है, पॉन्ड का वाटर हो सकता है, मेराइन वाटर हो सकता है, कोई भी प्रकार का वाटर हो सकता है। उसमें हम लोग उसको लाएंगे, उसमें से हम लोग क्या करें उसका 0.1 ml का हम लोग क्या करेंगे स्टॉक सैंपल बनाएंगे और सीरियल सेम हम लोग करेंगे सीरियल डाइल्यूशन जैसे हमने अभी किया था। तो हम लोग वैसे प्रोसीजर करेंगे। ऑल 10 स्टेरिलाइज्ड टेस्ट ट्यूब आर नेम्ड एज 10^1, 10^2, 10^10. Okay. Then using aseptic techniques, 9 ml of distilled water into each of 10 test tubes with serial diluted with sterilized 10 ml pipettes for different dilution. Okay. Now aseptically add 1 ml of water sample to first tube test tube 10 to the power -1 and mix gently. Take 0.1 ml of 10 to the power 1 dilution and add to the next test tube 10 to the power -2 and mix gently. Repeat this process for the remaining tubes. Chooks media or Benex broth media is prepared different dilution in separate conical flask and sterilized at 15 lbs at 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 मिनट। ठीक है। सेम हम प्रोसीजर कर रहे हैं जो हमने से आइसोलेशन करने हमने पढ़ी थी, सेम हम लोग उसमें भी करते हैं, केवल सैंपल बदल जाएगा। सीधी सी बात है, तो सॉइल का सैंपल बदल जाएगा। अभी सॉइल सैंपल था हमारे पास, अभी हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास सॉइल का सैंपल था, अभी हमारे पास वाटर का सैंपल है। बाकी पूरी प्रोसीजर और मेथड सेम रहेगी। ठीक है। आफ्टर स्टेरिलाइजेशन कूल द मीडिया एंड एड 1 ml ऑफ serial diluted water sample to different conical flasks. The conical flasks were incubated in a illuminated chamber under suitable temperature for 15 to 20 days. After incubation period, observe the flask for growth of algae. Okay. This is the image of serial dilution method. Okay. तो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, तो ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी भी नहीं आपको। इंक्यूबेट अंडर कंट्रोल टेम्परेचर एंड लाइट। तो किस प्रकार से कंट्रोल टेम्परेचर होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। ठीक है। तो टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड क्लोज टू दी नेचुरल इन्वायरमेंट एज पॉसिबल। ठीक है। तो जो भी टेम्परेचर होता है और जो भी फोटो पीरियड होता है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, एकदम जो भी इन्वायरमेंट में होता है उससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ होता है, उससे क्लोज होता है, रिलेटेड होता है, थोड़ा सा ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है। जितना भी हमारे पास जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है उससे ज़्यादा चेंज कंडीशन नहीं होती है। लाइट इंटेंसिटी स्लाइटली लोअर देन नेचुरल इन्वायरमेंट। यहाँ पे जो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जो लाइट होती है उससे थोड़ी सी कम लाइट इंटेंसिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। एंड examine culture microscopically after 2 to 4 weeks by withdrawing a small sample aseptically from each dilution from conical flask. फिर हम लोग क्या करते हैं 2 से 4 वीक के बाद हम लोग क्या करते हैं सैंपल में से हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा सैंपल स्मॉल सैंपल हम लोग निकालते हैं aseptically तरीके से, यानी उसको जीवाणु तरीके से हम लोग निकालते हैं एंड देन कोनिकल फ्लास्क हम लोग निकालते हैं, उसको फिर हम इंटरव्यू करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच for this session, and if you any query you can ask me. Any query from your side? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई क्वेरी या फिर कोई क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ लीजिए। आई थिंक समय भी खत्म होने वाला है। कोई क्वेश्चन है आपकी? मेरी आवाज आ रही है आपको? टेल मी यस और नो। यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन है आपका? टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी पूछ लीजिए। बताइए। एनी क्वेश्चन?
कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए अच्छा है।